नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला बिंदु है। लोंजाइनस, हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में विशेष रूप से लगा हुआ बिंदु लोंजाइनस। तो आज हम लोंजाइनस के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदात्त तत्व के बारे में पढ़ेंगे। लोंजाइनस से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया जाएगा और इस तरह से करवा दिया जाएगा कि आप जब लोंजाइनस को विस्तृत रूप से जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सारी बातें आपको पहले से ही याद हैं। तो प्रश्नोत्तर करवाने के साथ साथ लोंजाइनस से संबंधित और लोंजाइनस का जो सिद्धांत है उदात्त तत्व, ठीक है ना, या औदात्य पर विचार, ठीक है, इसको बड़ी ही आसानी से और सरल भाषा में आपको याद करवा दिया जाएगा। देखते हैं लोंजाइनस, प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, तैयार हो जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अब नहीं कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद में कर लेना, आपको पता चल जाएगा। साथ साथ में अगर प्रश्नोत्तर अच्छे लगे तो कमेंट अवश्य करते रहना। चलते हैं लोंजाइनस पर। लोंजाइनस की बात करते हैं तो क्योंकि इसके बारे में मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ कुछ जहां जरूरत रहेगी, क्योंकि मैंने प्रश्न इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि प्रत्येक चीज़ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। प्रत्येक चीज़ जो है वो प्रश्नों के माध्यम से, हर चीज़ पर मैंने अलग अलग से प्रश्न बना दिए हैं ताकि उन प्रश्नों के माध्यम से आप उसको याद कर सकें। तो लोंजाइनस का जो उदात्त तत्व है या औदात्य पर विचार है उसी पर हम पढ़ेंगे और लोंजाइनस के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो पुस्तक है पेरिहुप्सुस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं लोंजाइनस का जन्म कब हुआ था। महत्वपूर्ण है वैसे यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और उसके अलावा हिंदी व्याख्याता के लिए तो विशेष रूप से है। ठीक है ना, लोंजाइनस। तो लोंजाइनस की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि लोंजाइनस का जन्म कब हुआ था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पहले पूछा हुआ नहीं है लेकिन क्रम कई बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी, ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, ईस्वी पूर्व सप्तम शताब्दी। तो कब हुआ था लोंजाइनस का जन्म? जो है ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में हुआ था। ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में हुआ था। लोंजाइनस के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक लोंजाइनस था, कुछ मानते हैं कि दो लोंजाइनस थे, ठीक है ना, कुछ मानते हैं कि एक ईस्वी पूर्व, क्या बोल रहे हैं इसमें, ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में था, कुछ लोग बोलते हैं कि एक ईस्वी में था, ठीक है ना, इस तरह से। और इनकी जो रचना है उसको भी ये मानते हैं कि ये लोंजाइनस की है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बहुत सारे रचनाकारों की रचनाओं का एक प्रकार से उनका सारांश है या संकलन किया गया है, जगह जगह से उदाहरण आदि लेकर। तो अलग अलग है इस सभी का। देखते हैं आगे। वर्तमान में ये कि लोंजाइनस का जन्म कब हुआ था? ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में। ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में। लोंजाइनस कब और कहां जन्मे यह निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान तो इनके होने पर भी संदेह करते हैं। इनका जन्म ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी या ईसा की प्रथम शताब्दी को मानते हैं। भी इनका जन्म या तो ईस्वी पूर्व की तृतीय शताब्दी या फिर ईसा की प्रथम शताब्दी, इन सालों में इनका जन्म माना जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोंजाइनस के ग्रंथ का यूनानी नाम क्या था? लोंजाइनस के ग्रंथ का यूनानी नाम कौन सा नाम? यूनानी नाम। यूनानी नाम क्या था? लोंजाइनस के ग्रंथ का यूनानी नाम क्या था? कितने थे लोंजाइनस के ग्रंथ? लोंजाइनस के ग्रंथ की बात करें तो कितने ग्रंथ थे लोंजाइनस के? लोंजाइनस की एक ही रचना थी। लोंजाइनस की एक ही रचना थी और उसका नाम क्या था बताइए? पेरिहुप्सुस। पेरिहुप्सुस ये नाम है। पेरिपोइटिकस, पोस्तुमियुस, हुप्सुस, कौन सी रचना थी? लोंजाइनस के ग्रंथ का यूनानी नाम क्या था? पेरिहुप्सुस। उत्तर है हमारा ए, पेरिहुप्सुस, ठीक है ना। इसका जो है सर्वप्रथम प्रकाशन इतालवी विद्वान रोबेर्तेलो ने करवाया था 1554 ईस्वी में। इतालवी विद्वान रोबेर्तेलो ऐसा कुछ नाम है, ठीक है ना, वैसे नाम यही रहेगा ठीक है, 1554 ईस्वी में। फिर इसका अंग्रेजी रूपांतरण करवाया गया।
अंग्रेजी रूपांतरण की बात करें तो वो भी काफ़ी सारे थे। बाइलो ने करवाया था, जॉन हॉल ने कराया था। अगर बाइलो की बात करें तो 1652 ईस्वी में, जॉन हॉल की बात करें तो ऑन द हाइट ऑफ एलक्वेंस, ऐसा कुछ नाम है, ऑन द हाइट ऑफ एलक्वेंस ऐसा नाम है, जो जॉन हॉल ने करवाया था 1652 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में बाइलो ने करवाया था। और उसके बाद ऑन द सबलाइम नाम से, ऑन द सबलाइम नाम से, और इसी नाम से सेंट्सबरी और स्मिथ ने इसका अनुवाद कराया था, इसी नाम से सेंट्सबरी और स्मिथ ने। बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे साथ का साथ ही, ठीक है ना। पेरिहुप्सुस का सर्वप्रथम प्रकाशन 1554 ईस्वी में, इसलिए मैं बता नहीं रहा था क्योंकि इस तरह से क्या प्रश्न, मैंने हर चीज़ पर प्रश्न बना दिए हैं, प्रत्येक चीज़ पर प्रश्न बना हुआ है, इसलिए आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पेरिहुप्सुस का सर्वप्रथम प्रकाशन किसका? पेरिहुप्सुस का। किसकी रचना है पेरिहुप्सुस? बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, रट्टा मार दिया जाएगा, ठीक है ना, और पता भी नहीं चलेगा। पेरिहुप्सुस किसकी रचना है? पेरिहुप्सुस जो है वो किसकी रचना है? वो लोंजाइनस की रचना है। किसकी रचना है? लोंजाइनस की रचना है। लोंजाइनस का जन्म कब हुआ था? ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी या ईसा की एक, ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रकाशन कब? 1554 ईस्वी में। पेरिहुप्सुस का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1554 ईस्वी में। किसने करवाया था? इतालवी विद्वान ने। इतालवी विद्वान ने। उस इतालवी विद्वान का नाम क्या था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो बै। रोबेरतेलो ने। किसने? रोबेरतेलो ने इसका जो है सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया था। याद रखना, अनुवाद नहीं किया, रूपांतरण नहीं किया, इसका प्रकाशन करवाया था। क्योंकि जो पेरिहुप्सुस है ये 60 पृष्ठों की रचना है। कितनी है? 60 पृष्ठों की रचना है। इन्होंने इनके सभी पृष्ठों को ढूंढकर, वैसे कितने मिले हैं? केवल 1/3 हिस्सा ही इसका मिला है। 1/3 हिस्सा ही इसका मिला है, लेकिन रोबेरतेलो ने क्या किया? इसको ढूंढा, इसकी प्रतियों को, और फिर उसका प्रकाशन करवाया था। 60 पृष्ठों की रचना है और कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। 44 अध्याय हैं। कुछ अध्याय तो 2-3 पृष्ठ के हैं और कुछ अध्याय केवल 7-8 पंक्तियों के ही है। पेरिहुप्सुस जो है एक प्रकार का रिटोरिका का ग्रंथ है। रिटोरिका अर्थात भाषण शास्त्र। किसका? रिटोरिका अर्थात भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये? भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। किस लिए लिखा गया था ये? ठीक है ना। पेरिहुप्सुस जो रचना है, पेरिहुप्सुस जो रचना है, ये किस लिए लिखी गई थी? ये पोस्तुमियुस तेरेंतिनियास, ऐसा कुछ मित्र थे। लोंजाइनस के एक मित्र थे, पोस्तुमियुस या तेरेंतिनियास, वो मित्र थे या शिष्य थे, ऐसा कुछ माना जाता है। उसको उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र में लिखा भी था कि मेरे विचार हो सकता है आपके किसी काम के हैं या नहीं है। तो उन्होंने ये जो पेरिहुप्सुस जो रचना है ये किस शैली में लिखी गई है? ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। किसको लिखा गया था ये पत्र? ये पत्र लिखा गया था अपने मित्र या शिष्य, ठीक है ना। पोस्तुमियुस तेरेंतिनियास ऐसा कुछ नाम है, लगभग यही होएगा। पोस्तुमियुस तेरेंतिनियास को पत्रात्मक शैली में ये जो पत्र है लिखा गया था, ठीक है। पेरिहुप्सुस का अंग्रेजी रूपांतरण किसने करवाया? पेरिहुप्सुस का अंग्रेजी रूपांतरण किसने करवाया था? तो पेरिहुप्सुस किसकी रचना है? एक बार फिर से, पेरिहुप्सुस किसकी रचना है? लोंजाइनस की रचना है। लोंजाइनस का जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व की 3री शताब्दी या ईसा की 1म शताब्दी। पेरिहुप्सुस रचना कौन सी रचना है प्यारे बच्चों? पेरिहुप्सुस रचना। अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण किसने करवाया था? तो अंग्रेजी रूपांतरण किसने कराया था? जॉन हॉल ने करवाया था। जॉन हॉल ने। वैसे तो अंग्रेजी रूपांतरण की बात करें तो यहाँ जॉन हॉल भी आ जाएगा,
सेंट्सबरी भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने ही करवाया था। गेटे का कोई पता नहीं है। रोबेर्तो जो था, इन्होंने तो क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। वो प्रकाशन कब करवाया था, 1554 ईस्वी में। ये एक इतालवी विद्वान थे। रोबेर्तो ने तो क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। अंग्रेजी रूपांतरण था वो जॉन हॉल और सेंट्सबरी दोनों ने करवाया था। अंग्रेजी रूपांतरण वैसे आपको सिर्फ जॉन हॉल ही रखना है, ठीक है ना। अंग्रेजी रूपांतरण की बात आए तो आपको जॉन हॉल ही रखना है। चलते हैं आगे। पेरिप्सूस का अंग्रेजी रूपांतरण कब करवाया गया था, तो 1652 ईस्वी में। कब करवाया गया था, 1652 ईस्वी में, ठीक है ना। उनकी लोंजाइनस आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है। उनकी लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। उपयुक्त कथन किसका है, उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है। लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार, लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार, लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार जो है वो शुद्ध क्या है, सौंदर्यवादी है और सर्वोत्कृष्ट है। उपयुक्त कथन किसका है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स से सौंदर्यवादी, स से सर्वोत्कृष्ट और स से सेंट्सबरी, ये याद रख लेना, ठीक है ना। स से सौंदर्यवादी और स से सर्वोत्कृष्ट और स से सेंट्सबरी, ठीक है ना। तो सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट, सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट किसने कहा था, सेंट्सबरी ने। इतना याद रख लेना कि लोंजाइनस आलोचना का, लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है, उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि लोंजाइनस कहते थे कि महान व्यक्ति ही महान रचना कर सकता है, ठीक है ना। उदात्त भावों से युक्त व्यक्ति ही उदात्त रचना कर सकता है। उदात्त इनका सिद्धांत था, उदात्त। और उदात्त पर ही इन्होंने, उदात्त का मतलब होता है उच्च, मतलब उच्च श्रेणी के भाव। और उदात्त के बारे में इन्होंने एक जगह यह भी कहा है कि उदात्त विचार जो है वो प्रतिभा के माध्यम से तो आते ही है, लेकिन उसके अलावा श्रम के द्वारा या अभ्यास के द्वारा, ठीक है ना, उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, तो प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी उन्होंने बराबर महत्व दिया था। पेरिप्सूस का अंग्रेजी रूपांतरण ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, पेरिप्सूस का अंग्रेजी रूपांतरण ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस या ऑन द सबलाइम नाम से, ऑन द सबलाइम नहीं है, केवल पेरिप्सूस का अंग्रेजी रूपांतरण ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से कब करवाया गया, तो कब करवाया गया था, यह करवाया गया था 1652 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में। इसी प्रकार की एक और चीज है कि अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है ना, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो नाम आएगा बायलो का, ठीक है ना। किस नाम से करवाया था, ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम नाम से। कब करवाया था, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। और ऑन द सबलाइम नाम से ही दो लोगों ने और करवाया था इसका अंग्रेजी अनुवाद। वो कौन कौन थे, सेंट्सबरी और स्मिथ, ठीक है ना। अंग्रेजी अनुवाद बायलो ने ऑन द सबलाइम नाम से 1674 ईस्वी में करवाया था। इसी नाम से सेंट्सबरी में स्मिथ ने भी इसका अनुवाद करवाया था। पेरिप्सूस मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है,
पेरिप्सुस मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? पेरिप्सुस जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वो है भाषण शास्त्र। याद रख लेना, पेरिप्सुस किस प्रकार का है? भाषण शास्त्र, रिटोरिका, ठीक है ना, रिटोरिका प्रकार का ग्रंथ है। पेरिप्सुस को हिंदी में किस नाम से संबोधित किया जाता है? पेरिप्सुस को हिंदी में किस नाम से संबोधित किया जाता है? पेरिप्सुस को हिंदी में किस नाम पर संबोधित किया जाता है? औदात्य पर विचार। किस नाम से संबोधित किया जाता है? औदात्य पर विचार, औदात्य पर विचार, ठीक है ना। चलते हैं आगे। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। उपयुक्त कथन किसका है? लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? रीज रॉबर्ट्स का। किसका है उपयुक्त कथन? रीज रॉबर्ट्स का। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। उपयुक्त कथन किसका है? तो रीज रॉबर्ट्स का है। किसका कथन है ये? रीज रॉबर्ट्स का, ठीक है ना। याद रह जाएगा ना। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। किसका कथन है? रीज रॉबर्ट्स का। सेंट्सबरी का हमने देखा था। सेंट्सबरी का कौन सा कथन था जिसमें दो नाम आए थे? सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट। सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट दो नाम आए थे, वो सेंट्सबरी के थे। लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी किसने कहा है? लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी किसने कहा है? ए, बै, से या फिर दे? बताइए। लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी, लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी किसने कहा था? लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी किसने कहा था? रीज रॉबर्ट्स ने, सेंट्सबरी ने, स्कॉट जेम्स ने, दांते ने। किसने कहा था? तो किसने कहा था बताइए? रीज रॉबर्ट्स ने, सेंट्सबरी ने, स्कॉट जेम्स ने या दांते ने? तो किसने कहा था? स्कॉट जेम्स ने। किसने कहा था? स्कॉट जेम्स ने। पेरिप्सुस लोंजाइनस द्वारा, पेरिप्सुस लोंजाइनस द्वारा अपने मित्र पोस्तुम्यूस और तेरेंतियानस, पोस्तुम्यूस, पेरिप्सुस लोंजाइनस द्वारा अपने मित्र पोस्तुम्यूस तेरेंतिनियास को किस शैली में लिखा गया था? तो कोई समस्या नहीं है, पहले बता चुका हूं, पत्रात्मक शैली में। मित्र का नाम क्या था? पोस्तुम्यूस तेरेंतियानस। अब आपको क्या करना है कि मैंने प्रश्न ये छोटे छोटे बना दिए याद करने के लिए। अब यही प्रश्न जो मैं प्रश्न के रूप में दे रहा हूं और उनके उत्तर दे रहा हूं, वही चीजें संगत असंगत के रूप में एक बड़े प्रश्न के रूप में आपसे पूछ ली जाएगी। अभी ये छोटे छोटे प्रश्न है, आगे चलकर बड़े बड़े प्रश्न भी, अवधारणात्मक प्रश्न भी मैंने लिए हैं, वो भी आप अच्छे से देखेंगे। कहने से तात्पर्य अवधारणात्मक प्रश्नों में क्या होगा भी, लोंजाइनस से संबंधित असंगत कथन है, लोंजाइनस से संबंधित असंगत कथन है। तो बताइए कि उसके अंदर ये आएगा कि लोंजाइनस की जो रचना है उसका नाम पेरिप्सुस है। लोंजाइनस की रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन रोबेर्तोलो ने करवाया था। लोंजाइनस ने पेरिप्सुस की रचना अपने मित्र पोस्तुम्यूस के लिए एक पत्रात्मक शैली के अंदर लिखी थी, ठीक है ना। या जो लोंजाइनस है उन्होंने भावाडंबर पर बल दिया था या भावाडंबर को दोष के रूप में माना था। इस तरह से आप ये माने जाएंगे। अब ये आता है कि लोंजाइनस के अनुसार असंगत छांटिए, तो इसमें क्या आता है कि लोंजाइनस ने विचार की महत्ता को माना है, भाव की महत्ता को माना है, पद योजना को, गर्मा को माना है, और अलंकारों का प्रयोग भी भावानुकूल अलंकारों का प्रयोग उन्होंने माना है कि अलंकारों का प्रयोग ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण के अलंकारों का प्रयोग किया जाए, लेकिन जरूरत हो तो अलंकारों का प्रयोग जरूर किया जाए। इस तरह से जो कुछ बातें थी वो अवधारणात्मक प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है। ये सारी हम आगे
देखेंगे। अभी एक बार आपको डर ना जाए इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। पेरिप्सूस की भाषा है, पेरिप्सूस की भाषा है, ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन अचानक दिमाग से निकल जाते हैं और हमें याद नहीं रहते हैं। पेरिप्सूस की भाषा है, पेरिप्सूस की भाषा है, बताइए कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, उपयुक्त सभी है, तो कौन सी भाषा है पेरिप्सूस की? ग्रीक या यूनानी है। आप ध्यान रख लें कि पुराने जितने भी लेखक थे उनकी ग्रीक या यूनानी ही होती थी उनकी भाषा। पेरिप्सूस की रचना है, भाषा है ग्रीक या यूनानी। पेरिप्सूस कितने प्रश्नों की रचना है? पेरिप्सूस कितने प्रश्नों की रचना है? तो पेरिप्सूस जो है वो 60 प्रश्नों की रचना है। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको। पेरिप्सूस कितने प्रश्नों की रचना है? तो पेरिप्सूस 60 प्रश्नों की रचना है। कितने प्रश्नों की रचना है? 60 प्रश्नों की रचना है, ठीक है ना। इसी तरह की एक अरस्तु की रचना थी पेरिपोइटिकस, वो पोइटिक थी, पोइटिका से संबंधित थी। जैसे ये रिटोरिका है वो पोइटिका है, वो काव्य से संबंधित रचना थी, ठीक है ना, काव्य शास्त्र से संबंधित। और ये भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है, भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है। पेरिप्सूस जो है वो भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है। किससे संबंधित रचना है? भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है। कितने प्रश्नों की है? 60 प्रश्नों की है। अरस्तु की पेरिपोइटिकस एक रचना थी जो 50 प्रश्नों की थी। कितने प्रश्नों की थी? 50 प्रश्नों की रचना थी और जिसमें 26 अध्याय थे। और ये 60 प्रश्नों की रचना है, इसमें कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। कुछ अध्याय तो 7-8 प्रश्न, सॉरी 2-3 प्रश्नों के हैं, कुछ अध्याय तो 2-3 प्रश्नों के हैं और कुछ अध्याय केवल 7-8 पंक्तियों के ही है, ठीक है ना। कुछ अध्याय केवल 7-8 पंक्तियों के ही है। पेरिप्सूस के बारे में एक बार फिर से बता दूं, आपको याद हो जाएगा कि पेरिप्सूस का जो प्रकाशन है सबसे पहले इतालवी विद्वान रोबेर्तेलो ने करवाया था। कब करवाया था पेरिप्सूस का प्रकाशन? सर्वप्रथम प्रकाशन इतालवी विद्वान रोबेर्तेलो ने करवाया था। कब करवाया था? 1554 ईस्वी में। कब करवाया था? 1554 ईस्वी में। याद करवाने के लिए, क्योंकि याद मैं आपको करवाकर छोड़ूंगा चाहे कुछ ही हो जाए, जितना करवाऊंगा याद करवाऊंगा। 1554 ईस्वी। कब? 1554 ईस्वी में। इसके बाद 1652 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में क्या हुआ था? 1652 ईस्वी में जॉन हॉल ने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया था। अंग्रेजी रूपांतरण किया था। किस नाम से किया था? ऑन द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, ऑन द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से। और उसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद 1674 में बायलो ने, 1674 में बायलो ने। और उसके बाद किस नाम से? ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम। किसने? बायलो ने, ऑन द सबलाइम। और इसी नाम से अंग्रेजी अनुवाद सेंट्सबरी और स्मिथ ने भी किया था, ये याद रख लेना। बाकी चीजें आगे आएंगी इसलिए मैंने ऐसे लिखा नहीं है ज्यादा इसमें। हाँ, जैसा हमने कहा है वे अकेले ही है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा और भगीरथ शर्मा से ये जो मैंने संकलन लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा हमने कहा है वह अकेले ही है जब तक 1500 वर्ष पार कर हम कोलरिज तक नहीं पहुंचते, ठीक है ना। जब तक हम कोलरिज तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम कोलरिज तक। हाँ, जैसा हमने कहा है वे अकेले ही है। हम कहते हैं कि वो अकेले ही है, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा लिखने वाले वो अकेले ही है। आपने सुना है तो सही सुना है, वो अकेले ही है। जब तक 1500 वर्ष पार, उनके 1500 वर्ष बाद में कौन आता है? कोलरिज आते हैं। तब तक वो अपने क्षेत्र के अकेले ही धुरंधर थे। तब तक उनकी श्रेणी का दूसरा आलोचक हमें नहीं मिलता। यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है। यह ऐसे आलोचक की कृति है। किसके बारे में कहा गया है? यह सब लोंजाइनस के बारे में। वहां पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा गया है? लोंजाइनस के बारे में, अरस्तु के बारे में, किसके बारे में कहा गया है? ठीक है ना, प्लेटो के बारे में। तो किसके बारे में कहा गया है? ये लोंजाइनस के बारे में। किसके बारे में? लोंजाइनस के बारे में। क्या कहते हैं कि आलोचक हमें नहीं मिलता, यह ऐसे आलोचक की कृति है, यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है और अपनी सहज प्रतिभा से वैसी चीजों का संकेत करता है जो बाद की अनेक शताब्दियों तक देखने को नहीं मिलती।
और अपनी सहज प्रतिभा से वैसी चीज़ों का संकेत करता है जो बाद की अनेक शताब्दियों तक देखने को नहीं मिलती। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसका है ये? सेंट्सबरी का। सेंट्सबरी कह दो या सेंट्सबरी कह दो, जो भी है, ठीक है ना। ये इसका कथन है। और इनका एक कथन और पढ़कर गए थे, वो कथन था सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट। सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट, इन शब्दों का प्रयोग लोंजाइनस के लिए किसने किया है? सेंट्सबरी ने। किसने किया है? सेंट्सबरी ने इन शब्दों का प्रयोग किया, सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट, ठीक है ना। और उसके अलावा ये क्या लिखते हैं सेंट्सबरी किसके बारे में? लोंजाइनस के बारे में लिखते हैं कि यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है। एक बात। दूसरी बात, वे अकेले ही हैं। जब तक 1500 वर्ष पार कर हम कोलरिज तक नहीं पहुंचते तब तक उनकी श्रेणी का दूसरा आलोचक हमें नहीं मिलता। कौन है? सेंट्सबरी। स्कॉट जेम्स का आया था ना, स्वच्छंदतावादी आया था क्या? स्वच्छंदतावादी आया था। पेरिउप्सुस में कुल छोटे बड़े कितने अध्याय हैं? पेरिउप्सुस में कुल छोटे बड़े कितने अध्याय हैं? तो अभी बताकर गया हूं प्यारे बच्चों, 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। अभी थोड़ी देर पहले, गंदी आदत है, ये आदत गंदी है, इसे अभी छोड़ दीजिए। फ़ोन देखने की मुझे आदत है, तो फ़ोन देख रहा था तो कोई अच्छी बात आई थी, वो सुनाता हूँ मैं आपको। वैसे देखता अच्छी चीज़ें हूँ, जो मोटिवेशनल होती है वैसी बातें देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं देखना चाहिए। फ़ोन बहुत ही एक प्रकार की बीमारी है ये। ये लिखा हुआ था कि थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। अगर आपको भी भैया कुछ इज्जतदार लोगों को जवाब देना है तो रुक नहीं सकते, और अगर रुक गए तो फिर सिर्फ सुधर सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ सुन सकते हो, जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि जवाब वही देते हैं जिनमें दम होता है, और लड़ते वही हैं जिनमें दम होता है, और जो लड़ते हैं जीतते वही हैं जो लड़ते हैं। याद रख लेना, हालात सुधरने दे मेरी जान, हालात सुधरने दे मेरी जान, पन्ना मोड़ कर आया हूं। ठीक है, हालात सुधरने दे मेरी जान, पन्ना मोड़ कर आया हूं। कहां से शुरू करना है याद है हमें। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग को गर्म रखें और हौसला बनाए रखें। जब तक आप हार नहीं मान जाते तब तक संसार की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक देख रहा था ऐसी प्रकार के मोटिवेशनल कुछ वर्ड्स देख रहा था, तो उसमें आया था कि मुझे समय के अलावा कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे समय भी नहीं हरा सकता। तो कहने से तात्पर्य है कि समय भी आपको नहीं हरा सकता अगर आप हार नहीं मानते हैं। तो पेरिउप्सुस में कुल छोटे बड़े कितने अध्याय हैं? तो 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। इस क्लास के बाद अब जब बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लोंजाइनस जो है वो अच्छे से याद हो गया है। ऐसे कथनों का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का काव्य शास्त्र का इतिहास है। अब किताबों की बात करें तो ये यहीं पड़ी है। कुछ किताबें जो महत्वपूर्ण है मैं बता दूं आपको। इससे क्या है कि कुछ किताबें बता रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा कि ये किताबें जो बाजार के अंदर इस प्रकार की उपलब्ध है, ये अभी सामने पड़ी है वो है। इसके अलावा मैंने क्या कुछ प्रतियां निकाल रखी है वो अलग है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, डॉक्टर नगेंद्र का है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र, संपादक इसके राजकुमार कोहली है। ठीक है ना, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है ना। और ये अपने प्रिय डॉक्टर KR मैया जी की एक किताब पढ़ी है मेरे पास। ठीक है ना,
ये भी पढ़ी ली थी सारी। ये डॉक्टर विवेक शंकर वाली एक किताब है, ये भी विवेक शंकर वाली किताब है, ठीक है ना। पढ़ लेता हूँ मैं, कोई भी अच्छा लिखता है तो अच्छा लिख रहे हैं ये सभी। ये रामचंद्र तिवारी जी की किताब है, रामचंद्र तिवारी जी की, क्या नाम है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा। पूछी जाती है किताबों के नाम, आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा, रामचंद्र तिवारी। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की ये किताब है, ठीक है ना। ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की ये किताब है, ठीक है ना। ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की। तो किताबों का तो कोई अंत नहीं है कथनों का, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ये करवाया, बाकी जो विस्तार से करवाया है उसमें मैंने फिर भी कुछ नहीं छोड़ा है। तो पेरिप्सूस में कुल 44 अध्याय है। यहाँ से जाएंगे तो मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, यहाँ तक कि कथन भी आपको याद करवा कर छोड़ूंगा, चिंता मत करना। पेरिप्सूस में कुल 44 अध्याय है, जिनमें कुछ अध्याय तो 2-2, 3-3 पृष्ठों के हैं, 2-2, 3-3 पृष्ठों के हैं, तो कुछ अध्याय सिर्फ 7-8 पंक्तियों के ही है, कुछ अध्याय 7-8 पंक्तियों के हैं। संपूर्ण पुस्तक का लगभग 1/3 भाग लुप्त है, संपूर्ण पुस्तक का लगभग 1/3 भाग लुप्त है, सिर्फ 7-8 पंक्तियों के ही है। विशेष अरस्तु की पोइटिक्स, पेरिपोइटिकेस, पोइटिक्स, अरस्तु की भी पोइटिक्स नाम से रचना थी, मैंने बताया था। उसमें कितने पृष्ठ थे, उसमें 50 पृष्ठ थे। कितने अध्याय थे, 26 अध्याय थी, याद रख लेना। पोइटिक्स, पेरिप्सूस, पेरिप्सूस लोंजाइनस की रचना है, और पोइटिक्स किसकी रचना है, पेरिपोइटिकेस, पेरिपोइटिकेस किसकी रचना है, अरस्तु की रचना है। उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें वो 50 पृष्ठों की है, 26 अध्याय है। लोंजाइनस वाली 60 पृष्ठों की है, 44 अध्याय है, याद रख लेना, कोई समस्या नहीं है। लोंजाइनस के जो 16 से 29 अध्याय है, 16 से 29 जो पृष्ठ है, 16 से 29 जो अध्याय है, उसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। उसमें किसका वर्णन किया है, अलंकारों का वर्णन किया गया है। लोंजाइनस कहते हैं कि उदात्त का मतलब होता है उच्च विचार, जिसके स्वयं के उच्च विचार होंगे, मतलब जो इंसान उच्च होगा, ठीक है ना, उसके भाव उच्च होंगे, उसकी विचार उच्च होंगे, उसकी शैली उच्च होगी, और तभी उदात्त भाव का उदय हो पाएगा, ऐसा वो कहते हैं। कहते हैं कुछ दोष होते हैं, उदात्त के कुछ दोष होते हैं। शब्दाडंबर, ठीक है ना, शब्दाडंबर, बालिशता और क्या बोलते हैं, भावाडंबर। शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। शब्दाडंबर क्या होता है, शब्दों का अधिक प्रयोग करना, जैसे अलंकारों का अधिक प्रयोग करना, बिना जरूरत के हिसाब से, बिना आवश्यकता के अलंकारों का प्रयोग करना, यह शब्दाडंबर होता है, यह काव्य का दोष है। और बाल्यता या बालिशता, ये क्या है, बचकानापन। कुछ चीज़ों में बचकानापन हो जाता है, तो हमें बचकानापन नहीं करना चाहिए। बचकानापन कैसा होता है कि जैसा अभी आदि पुरुष मूवी आई थी, उसमें आपने देखा था कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है, किस प्रकार क्या करना है। मतलब हनुमान जी है तो वो हंस रहे हैं, रावण है वो किस प्रकार के डायलॉग बोल रहा है, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि रावण कितना पढ़ा लिखा पंडित ज्ञानी था, ठीक है ना। वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था, किस प्रकार की संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करता था। उन्होंने मुंबईया शैली के अंदर उसका जो है, मतलब कहने बचकानापन एक प्रकार का, तो इस प्रकार का आप प्रयोग करोगे तो वो कभी भी मान्य नहीं होगा, वो उदात्त विचार नहीं कहलाएगा। भावाडंबर, भाव भी उतने होने चाहिए। जैसे अगर हम रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, सर्वाधिक टीकाएं उसकी लिखी गई हैं। लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं कि उसके वियोग श्रृंगार की, तो कहीं ना कहीं हम उसकी निंदा करते हैं कि उनका वियोग जो था वो मजाक बन गया था। कैसे बन गया था कि चली जात इत, ठीक है ना, इत आवती चली जात उत, इत आवती चली जात उत, छचक सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। तो कहा कि बिहारी ने वियोग का जो मजाक बना दिया कि एक नायिका जो है वो जब सांस लेती है तो 7-8 हाथ उधर चली जाती है, फिर सांस छोड़ती है तो 7-8 हाथ इधर आ जाती है, तो एक तरह के मजाक। तो ये जो भाव का जो आडंबर होता है ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये सारे तीनों जो है उन्होंने दोष माने हैं उदात्त के अंतर्गत। चलते हैं आगे और देखते हैं। ये छोटा सा व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स है जो अप्रैल के अंत तक पूरा होगा, अभी जितना है उतना आप देख लेना, ठीक है ना। लेकिन करवा दिया जाएगा, और करवाया ऐसा जैसा चैप्टर ऐसा है, अन्य जो चैप्टर है वो आप देख लें, कोई समस्या नहीं है, यूट्यूब पर भी पढ़े हैं। वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स केवल 799 में है, ठीक है ना। व्याख्याता टेस्ट सीरीज 150 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना, एग्जाम से पहले। अभी वर्तमान में 100 है, 150 वीडियो मिलेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 मिलेंगे 99 रुपये में, दोनों का अलग अलग 99 भैया, सिर्फ 100 रुपये लगने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का 50 वीडियो जरूर लेना, जरूर ले लेना भैया। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल 50 वीडियो 99 रुपये में। 99 रुपये का कुछ नहीं होता, एक बर्गर भी नहीं आता।
आप बाजार में जाके समोसा खाओगे तो समोसे के 99 रुपये लग जाते हैं, ढंग की दुकान पर जाओगे तो बाहर खड़े रह के खाओगे तो 20 रुपये का मिल जाएगा, बैठ कर खाओगे तो 99 रुपये वहाँ आपके लग जाएंगे एक समोसा ही, ठीक है ना। और शुक्ल जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न आए हैं यहाँ से, ठीक है ना। आप मेरी शुक्ल की यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको पता चलेगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास मैंने अलग से बना लिया टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास 50 वीडियो केवल 99 रुपये में। और ये जो कोर्स है, कोर्स के साथ ये सभी टेस्ट फ्री मिलेंगे, कोर्स के साथ व्याख्याता का टेस्ट फ्री, और इसके अलावा ट्रिक वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला। ज़्यादा समय आपका लेने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। बाकी 63 773 24 802 इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। लुंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है और पेरिप्सुस विस्मयकारी कृति है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? पेरिप्सुस विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है। सोच रहा हूं क्या पता इस तरह से मैं ही मशहूर हो जाऊं, नाटकों में दिखाते हैं ना बार बार इस तरह से, ठीक है ना। ये रीटेक, जो रीटेक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो जो भी है। लुंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है, लुंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है और पेरिप्सुस विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है। तो इसमें क्या आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण, यह विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है, साहित्यिक है, संपन्न है, ठीक है ना, साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है, साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है। पेरिप्सुस विस्मयकारी कृति है, विस्मयकारी कृति है। सेंट्सबरी, 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 सेंट्सबरी। अब सेंट्सबरी के 3 कथन आ गए आपके सामने, तीनों फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहला कथन में ये कहते हैं लुंजाइनस को सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट, सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं लुंजाइनस के लिए। जहां सौंदर्यवादी और सर्वोत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग होगा लुंजाइनस के लिए, वो सेंट्सबरी ही होंगे, सह से सेंट्सबरी होंगे। फिर दूसरा कथन आया था कि 1500 वर्षों में वो अकेले आलोचक हैं, उसके बाद कोलरिज आते हैं, ठीक है ना, जब तक कोलरिज नहीं आ जाते। 1500 वर्षों तक वो अकेले आलोचक हैं, उनके बाद ही कोलरिज आते हैं। 1500 वर्षों तक वो अकेले आलोचक हैं, उनके बाद कोलरिज आते हैं। यह था उनका दूसरा कथन। तीसरा कथन उनका यह था कि क्या था, चौथा कथन यह आएगा साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न पेरिप्सुस विस्मयकारी कृति है, साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न विस्मयकारी कृति है। चौथा था ना, ये क्या जोर से बोलते हैं तो दिमाग थोड़ा हिल जाता है। अभी अपने देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, अभी तो पढ़कर गए हैं, फिर क्या है। हाँ, यह ऐसे आलोचक की कृति है, यह ऐसे आलोचक की कृति है जो अपनी भूलों से, यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से, यह ऐसे आलोचक की कृति है, यह पेरिप्सुस, पेरिप्सुस, यह ऐसे आलोचक, लुंजाइनस, लुंजाइनस, यह ऐसे आलोचक की कृति है जो अपने से पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है। यह ऐसे आलोचक की कृति है जो अपने से पहले के आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है। ये 4 कथन आए हैं सेंट्सबरी के, और याद करवा दिए। नहीं याद हुए तो बता देना, अगर याद हुए हैं तो मैसेज जरूर करना, नहीं तो ये क्या है कि गुरु के साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। याद हुआ है ना तो मैसेज जरूर करना। लुंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक है, लुंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक है, लुंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक है। किसने कहा था? एलन टैट ने। किसने कहा था? एलन टैट ने। बाकी नाम मैं इसलिए नहीं रह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ याद हो, सॉरी, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत याद हो, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत याद हो। लुंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक थे। तो प्रथम साहित्यिक आलोचक किसने माना है? एलन टैट ने। किसने माना है? एलन टैट ने इनको प्रथम साहित्यिक आलोचक माना है, प्रथम साहित्यिक आलोचक माना है। एक सेकंड मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, कहीं फेरबदल न हो। हालांकि 100% सही है, पर फिर भी चेक करने में कुछ नहीं जाता है। अपनी किताब है, किसी और की है नहीं। एलन टैट ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्रथम साहित्यिक आलोचक थी, प्रथम साहित्यिक आलोचक थे। लुंजाइनस को प्रथम साहित्यिक आलोचक किसने माना? ऐसे आलोचक, ऐसे एलन टैट, ऐसे आलोचक, ऐसे एलन टैट, याद रख लेना, ठीक है ना।
अभी तो सिर्फ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, इसके बाद जब व्याख्या करवाऊंगा, विस्तार से करवाऊंगा, तब और ज्यादा रट्टा मरवा दूंगा। बस इसके बाद एक क्लास और आएगी, ठीक है ना, वो भी देख लेना। हो सकता है इसके बाद आए, हो सकता है इससे पहले आए, ठीक है ना। थोड़ा संसाधनों का अभाव है तो क्लास का थोड़ा फेरबदल हो जाती है। पेरियोप्सिस एक असाधारण लेख है। पेरियोप्सिस के संबंध में ऐसा किसने कहा था? पेरियोप्सिस जो है वो एक असाधारण लेख है। पेरियोप्सिस जो है वो एक असाधारण लेख है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? असाधारण लेख है। तो विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स ने, ब्रुक्स है शायद ये, ब्रुक्स, विमसेट और ब्रुक्स ने। पेरियोप्सिस एक असाधारण लेख है। पेरियोप्सिस एक असाधारण लेख है। पेरियोप्सिस के संबंध में ऐसा किसने कहा था? विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स ने। विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स ने। पेरियोप्सिस के किन अध्यायों में अलंकारों का वर्णन है? पहले ही बता चुका हूं। पेरियोप्सिस के किन अध्यायों में अलंकारों का वर्णन है? किन अध्यायों में अलंकारों का वर्णन है? तो 16 से 29 जो अध्याय हैं, 16 से 29 जो अध्याय हैं उसमें अलंकारों का वर्णन है। 16 से 29 जो अध्याय हैं उसमें अलंकारों का वर्णन है। पेरियोप्सिस में कितने अलंकारों का वर्णन है? पेरियोप्सिस में कितने अलंकारों का वर्णन है? तो पेरियोप्सिस में अलंकारों की बात करें तो 12 अलंकारों का वर्णन है। कितने अलंकारों का वर्णन है प्यारे बच्चों? पेरियोप्सिस में 12 अलंकारों का वर्णन है। पेरियोप्सिस के बारे में एक नई चीज आई है। नई चीज क्या आई है? वो ये है कि इसमें 12 अलंकारों का वर्णन है। पेरियोप्सिस में 12 अलंकारों का वर्णन है। पहले हम क्या क्या पढ़ चुके थे इसके बारे में? पहले हम पढ़ चुके थे, याद करवा रहा हूं भैया, जिसको याद हो गया वो आगे कर लेना चाहिए स्पीड से, ठीक है ना। आपके हाथ में है कंट्रोल रूम, तो ठीक है ना, जैसे जितना मर्जी आगे करो, पीछे करो, जो मर्जी करो। पेरियोप्सिस कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1554 ईस्वी। प्रकाशन 1554 ईस्वी। किसने करवाया था इसका प्रकाशन? रोबेर्तेलो ने। किसने करवाया था? रोबेर्तेलो ने। पेरियोप्सिस का प्रकाशन कब करवाया था? 1554 ईस्वी में। किसने करवाया था? रोबेर्तेलो ने। रोबेर्तेलो कौन थे? इतालवी विद्वान थे। इतालवी विद्वान थे। इतालवी विद्वान थे। पेरियोप्सिस में कुल कितने पृष्ठ हैं? 60 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 60 पृष्ठ हैं। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। किस प्रकार का ग्रंथ है? भाषण शास्त्र, रिटोरिका प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। और किस शैली में लिखा गया था? पत्रात्मक शैली में। किस शैली में लिखा गया था? पत्रात्मक शैली में लिखा गया था। किसे लिखा था ये? किसे लिखा था? मित्र पोस्तुम्यूस तेरेंतेनियास। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर चल जाएगा, ठीक है ना। पोस्तुम्यूस तेरेंतेनियास, ठीक है ना, इसके लिए ये लिखा गया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और, वो कौन सी बातें हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। एक नंबर पर हम बात करें तो 1652 में, ठीक है ना, अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण किसने करवाया था? जॉन हॉल ने। जॉन हॉल ने। किस नाम से करवाया था? ऑफ द हाइट ऑफ इनक्लेव। इनक्लेव ही होएगा क्या? शायद ऐसा ही नाम है पर आपके समझ में आ जाएगी कहानी सारी। उसके अलावा जो है इसका अनुवाद, अनुवाद कौन सा होगा? अंग्रेजी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो 1674 में किसने करवाया था? 1674 में बायलो ने। किसने करवाया था? बायलो ने। किस नाम से करवाया था? ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम।
और इसके बाद इसी नाम से किस किसने करवाया था अनुवाद? सेंट्सबरी व स्मिथ ने। सेंट्सबरी व स्मिथ ने अंग्रेजी अनुवाद इसका करवाया था। सेंट्सबरी व ठीक है जी। अच्छा, ये इनक्लेव नहीं है, वो जल्दी में इनक्लेव याद रह गया। ऑफ द हाइट ऑफ एलक्वेंस, ठीक है ना, ये नाम है, याद रख लेना। चलते हैं आगे। पेरिप्सुस में किस अलंकार का वर्णन नहीं हुआ है? पेरिप्सुस में किस अलंकार का वर्णन नहीं हुआ है? मतलब बाकी अलंकारों का तो वर्णन हुआ है, इस अलंकार का नहीं हुआ है। किसका? ए, बै, से या फिर द। तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार का वर्णन नहीं हुआ है। पेरिप्सुस में इन सभी अलंकारों का वर्णन हुआ है। शब्दोक्ति अलंकार, प्रश्न अलंकार, विपर्य अलंकार, इन सभी अलंकारों का वर्णन हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। पेरिप्सुस में अलंकारों के प्रमुख भेद ये है: शब्दोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्य, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति, प्रायोक्ति होएगा ये शायद, रूपक उपमा आदि, रूपक उपमा आदि, रूपक उपमा आदि, ये 12 अलंकार लगभग इसमें प्रयोग हुए थे। शब्दोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्य, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति, रूपक उपमा आदि। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। लोंजाइनस के अलंकारों से संबंधित असंगत कथन है। लोंजाइनस के अलंकारों से संबंधित, लोंजाइनस के जो अलंकारों से संबंधित जो कथन है उनमें से असंगत है। अलंकारों का प्रयोग औदात्य के लिए सहायक है। अलंकारों का प्रयोग औदात्य के लिए मतलब उच्च विचार के लिए, अलंकारों का प्रयोग जो है वो उच्च विचारों के लिए सहायक है। अलंकारों का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिए कि पाठक को उनके प्रयोग का पता ना चले। अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन हेतु आवश्यक है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक होना चाहिए। देखो, साधारण सी बातें हैं। अलंकारों का प्रयोग औदात्य के लिए सहायक है, बिल्कुल सहायक है, सहायक माना है। अलंकारों का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिए कि पाठक को उनके प्रयोग का पता न चले, बिल्कुल सही है। अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन हेतु होना चाहिए, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। वो कहते थे कि अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक होना चाहिए, चमत्कार प्रदर्शन हेतु नहीं, स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक प्रत्यय लगता है तो प्रथम वर्ण में क्या हो जाता है, ये स्वाभाविक है, सब नहीं है। एक प्रत्यय लगता है तो आ की मात्रा ए जो होता है वो आ में बदल जाता है, लंबे नियम है। महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। महान प्रतिभाशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन है ये। महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही, महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही, बहुत बड़ी बात है। चरित्रवान व्यक्ति ही उच्च रचनाएं दे सकता है, जो चरित्रवान नहीं है वो क्या रचनाएं देगा। महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। उपयुक्त कथन किस दार्शनिक का है, तो वो है हम सबके प्रिय लोंजाइनस का। किसका है? लोंजाइनस का। कब हुआ था लोंजाइनस का जन्म? लोंजाइनस का जन्म हुआ था ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर ईसा की 1 शताब्दी के मध्य इनका जन्म जो है वो माना जाता है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, उदात्त जो है, उदात्त जो है, ठीक है ना, अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष, प्रकर्ष मतलब उत्कर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, ठीक है ना, उदात्त जो है वो अभिव्यक्ति का, उदात्त जो है वो अभिव्यक्ति का, ठीक है ना, अनिर्वचनीय जिसे मतलब व्याख्यित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका कोई, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसा उत्कर्ष और विशेष है, ऐसा उत्कर्ष और विशेष है उदात्त अभिव्यंजना के लिए। मतलब उदात्त जो है वो अभिव्यक्ति के लिए जो महत्व रखता है, ठीक है ना, जो महत्व रखता है, जो विशेषता रखता है, जो विशिष्टता रखता है, उसका किसी प्रकार से, उसको किसी प्रकार से व्याख्यात नहीं किया जा सकता।
ऐसा कथन किसका? उदात्त के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन उदात्त के संबंध में है लोन्जाइनस का। किसका है? लोन्जाइनस का। किसका? लोन्जाइनस का ही है। किस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह 1000 वर्षों के दीर्घ? किस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है? किस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह 1000 वर्षों की दीर्घ अवधि में उत्पन्न लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों की कृतियों के उदाहरणों का खजाना है? किस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह 1000 वर्षों की दीर्घ अवधि में उत्पन्न लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों की कृतियों के उदाहरणों का खजाना है? किस रचना के बारे में? पेरिउपसुस के बारे में। किसके बारे में? पेरिउपसुस के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो पेरिउपसुस के बारे में पहले भी ऐसा कहा गया है कि यह जो रचना है, मतलब यह रचना और जो आलोचक है वो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है। कौन कहते हैं? सेंट्सबरी। और वो कहते हैं कि पिछले 1500 वर्षों के आलोचकों में कोलरिज से पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले जितने भी आलोचक हुए थे सभी के उदाहरण जो है वो पेरिउपसुस में मिलते हैं। तो ये क्या है? 1000 वर्षों की अवधि में लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों के उदाहरणों का खजाना है पेरिउपसुस। उदात्त के संबंध में लोन्जाइनस का असंगत कथन है। उदात्त के संबंध में लोन्जाइनस का असंगत कथन है। उदात्त नैसर्गिक है, उदात्त उत्पाद्य भी है, उदात्त की ज्ञान और श्रम से भी सृष्टि संभव है, उदात्त अलंकारों पर निर्भर है। तो असंगत क्या? सीधे सीधे दिख रहा है, उदात्त अलंकारों पर निर्भर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? उदात्त नैसर्गिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। उदात्त उत्पाद्य भी है, बिल्कुल उत्पाद्य भी है। उदात्त नैसर्गिक भी है, अपने आप भी होता है, जन्मजात भी होता है, लेकिन उत्पाद्य भी होता है। और किसके माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है? ज्ञान और श्रम के माध्यम से। ज्ञान किससे प्राप्त किया जाता है? ज्ञान पढ़कर प्राप्त किया जाता है, गुरु से प्राप्त किया जाता है, जिसे व्युत्पत्ति बोलते हैं। और श्रम क्या होता है? श्रम होता है अभ्यास। जिस प्रकार 3 प्रकार के काव्य जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं? काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति जो होती है वो गुरु के ज्ञान से या ग्रंथों को पढ़कर प्राप्त की जाती है, और जो अभ्यास है वो स्वयं किया जाता है। करते करते अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते, सिल पर परत निशान। उदात्त का अवरोधक या दोष है। उदात्त का अवरोधक या दोष है। तो कौन कौन से हैं उदात्त के दोष? शब्दाडंबर दोष है, शब्दाडंबर भी है, बालिशता या बचकानापन भी है, भावाडंबर भी है। उपयुक्त सभी जो है उदात्त के अवरोधक या दोष है। कौन कौन से? शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन, शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन, शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन, शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन, और भावाडंबर। इसके साथ आप ये भी देख लेना कि जबरदस्ती कोई अलंकारों का प्रयोग होगा तो वो भी इसका दोष ही माना जाएगा। ठीक है ना? अलंकारों का प्रयोग क्या है? भी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। व्याख्या। लोन्जाइनस ने प्रमुख रूप से उदात्त के 3 अवरोधक या दोष माने हैं। क्या माने हैं? शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन और भावाडंबर। लोन्जाइनस द्वारा इनके अतिरिक्त कुछ अन्य दोषों का भी वर्णन किया है, वो भी आप देख लीजिए। लोन्जाइनस द्वारा इनके अतिरिक्त कुछ अन्य दोषों का भी वर्णन किया है, वो ये है प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न करना भी दोष है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न करना भी, जैसे मैं अभी बता के गया था कि किस प्रकार आदि पुरुष में जिस प्रकार का प्रसंग था वैसी भाषा का प्रयोग न करने की वजह से उनके 500 करोड़ रुपए। लोन्जाइनस ने प्रमुख रूप से उदात्त के 3 अवरोधक या दोष माने हैं। लोन्जाइनस ने प्रमुख रूप से उदात्त के 3 अवरोधक या दोष माने हैं। कौन कौन से हैं वो? शब्दाडंबर, बालिशता या बचकानापन और भावाडंबर। लोन्जाइनस द्वारा इनके अतिरिक्त कुछ अन्य दोषों का भी वर्णन किया गया है। एक है प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न करना भी उदात्त का अवरोधक है या दोष है। ठीक है ना? अभिव्यक्ति में आवश्यकता से अधिक विस्तार करना भी दोष है या अवरोधक है। उदात्त का अवरोधक है या दोष है। उसके बाद अभिव्यक्ति में अत्यधिक संक्षिप्तता लाने का प्रयास करना, अत्यधिक संक्षिप्तता लाने का प्रयास करना भी दोष है और अवरोधक है उदात्त का। याद रख लेना, आवश्यकता से अधिक विस्तार भी दोष है और अत्यधिक संक्षिप्तता भी
दोष है। संगीत और लय का अधिक प्रयोग करने का प्रयास करना, ठीक है ना, संगीत और लय का अधिक प्रयोग करने का प्रयास करना, क्योंकि लोंजाइनस के अनुसार रचना की गद्य पद्य पद्धति उसके काव्य होने का प्रमाण नहीं है। काव्य रचना गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी, ठीक है ना। इसके बहुत से उदाहरण जो है इन्होंने दिए थे, इसके बारे में बहुत से उदाहरण इन्होंने दिए थे कि लोंजाइनस ये मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अवधारणात्मक प्रश्नों में यह पूछा जा सकता है कि लोंजाइनस के अनुसार काव्य जो है वो गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकता है, ठीक है ना। लोंजाइनस के अनुसार काव्य जो है वो गद्य में भी हो सकता है, वो पद्य में भी हो सकता है। तो हम अचानक से ऐसे कहेंगे कि काव्य गद्य में कैसे हो सकता है, जो पहले से ही हमने काव्य को हम पद्य में मानते हैं और गद्य जो है उसको अलग मानते हैं। हम लोग, हमारी जो किताबें हैं शुरू से लेके 8वीं क्लास से लेके आगे तक की जो किताबें हैं उनमें हम अलग से पढ़ते हैं, काव्य खंड अलग पढ़ते हैं, गद्य खंड अलग पढ़ते हैं। तो काव्य जो है वो गद्य में कैसे हो सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि काव्य जो है, काव्य रचना गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी हो सकती है, ऐसा लोंजाइनस ने कहा था, ठीक है। चलते हैं आगे। पेरी उपसुस के अध्याय 8 में लोंजाइनस ने उदात्त के कितने स्त्रोतों का उल्लेख किया है? पेरी उपसुस के, याद रख लेना प्यारे बच्चों, पेरी उपसुस के कौन से अध्याय में? 8वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? अध्याय 8 में उदात्त के कितने स्त्रोतों का, उदात्त के कितने स्त्रोतों का उल्लेख किया है? कितने स्त्रोतों का उल्लेख किया है? तो 5 स्त्रोतों का उल्लेख किया है। कितने स्त्रोतों का उल्लेख किया है? 5 में। किसमें? 8वें अध्याय में। किसमें? 8वें अध्याय में, क्योंकि 9 से लेकर 29 तक के जो अध्याय हैं वो किससे संबंधित है? वो तो अलंकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो अलंकार से संबंधित है। लेकिन जो 8वां अध्याय है, जो 8वां अध्याय है उसमें उदात्त के स्त्रोतों का वर्णन किया गया है। और कितने स्त्रोत माने गए हैं लोंजाइनस के उदात्त तत्व में? 5 स्त्रोत माने गए हैं। कितने स्त्रोत माने गए हैं? 5 स्त्रोत माने गए हैं। लोंजाइनस के अनुसार बताए गए उदात्त के तत्वों में से नहीं है। एक मिनट, ये 5 स्त्रोत कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 5 स्त्रोत जो है वो विचार की महत्ता। पहला है विचार की महत्ता, थोड़ा सा स्पीड से बता देता हूं, वैसे तो अपने विस्तार में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ी क्लास बड़ी हो रही है। उदात्त के जो 5 स्त्रोत हैं वो है विचार की महत्ता, भाव की महत्ता, अलंकार का समुचित प्रयोग, ठीक है ना, पद योजना की भव्यता, पद योजना की भव्यता और रचना की गरिमा, ठीक है ना। वो निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या रस का वाचक नहीं है, यही उसकी सीमा है। औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या रस नहीं है। लोंजाइनस के अनुसार बताए गए उदात्त के तत्वों में से नहीं है। कौन सा नहीं है बताए गए उदात्त के तत्वों में से? अच्छा ये तत्व आएंगे ना, कौन सा नहीं है? उदात्त विचारों के धारण की शक्ति, भावों की उत्कृष्टता, यह तो बिल्कुल होएगा। अलंकारों का उपयोग नहीं, भव्य रचना विधान यह भी होगा। उदात्त विचारों के धारण की शक्ति यह भी होगा। उदात्त विचार उदात्त में नहीं होंगे तो किस में होंगे? तीनों तो होंगे। भावों की उत्कृष्टता होगी, भव्य रचना विधान भी होगा, अलंकारों का उपयोग नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अलंकारों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार? आवश्यकता
अनुसार होना चाहिए। अलंकारों का उपयोग जो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उत्तर हमारा है स। व्याख्या, ये उदात्त के प्रमुख 5 तत्व या स्रोत आए गए, कोई समस्या नहीं है। ये उदात्त के 5 तत्व या स्रोत किस में माने गए हैं? 8वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 8वें अध्याय में ये 5 तत्व या 5 स्रोत माने गए हैं। प्रमुख रूप से 8वां जो अध्याय है 8 से लेकर 15 तक, मैं पीछे क्या बता गया? 9 से 29 बताए थे क्या? नहीं, 9 से 29 नहीं है, वो 16 से 29 है। ठीक है ना, थोड़ा सही कर लेना। अगर मैं पीछे 9 से 29 कहीं बता गया हूं जल्दबाजी में, तो 16 से 29 जो है वो अलंकारों से संबंधित है। 16 से 29 अलंकारों से संबंधित है, और 8 से 15 जो है वो उदात्त से संबंधित है। 8 से 15 तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 से 15 जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 से 15 जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोंजाइनस का महत्व उनके उदात्त तत्व के सिद्धांत से है, उदात्त के सिद्धांत से है। ठीक है ना, औदात्य के विचार से है लोंजाइनस का महत्व, और औदात्य पर जो विचार है वो उनके 8 से 15 नंबर अध्याय में है। और 8वें अध्याय में उदात्त के ये 5 स्रोत माने गए हैं। पहला स्रोत है उदात्त विचारों के धारण की शक्ति। उदात्त विचारों के धारण की शक्ति, भावों की उत्कृष्टता या सघनता, अलंकारों का समुचित उपयोग, भव्य रचना विधान या पद योजना, अभिजात अभिव्यक्ति या रचना की गरिमा। अभिजात अभिव्यक्ति या रचना की गरिमा मतलब कहने से तात्पर्य है कि उदात्त विचारों, जो व्यक्ति लिख रहा है उसमें उदात्त विचारों के धारण की शक्ति होनी चाहिए। जो रचना है उसमें भी शक्ति होनी चाहिए। रचना इस प्रकार की रचना होनी चाहिए कि उसमें उदात्त विचारों को, उच्च विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को, ठीक है ना, धारण करने की शक्ति हो। ऐसे नहीं कि रचना तो ऐसी वैसी है, उसमें विचार कहीं बड़ा, तो ऐसा वो धारण नहीं कर पाई। कहने से तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने फटी हुई जींस पहन रखी है और ऊपर कोई मतलब कटी फटी कोई टी शर्ट पहन रखी है या पहन ही नहीं रखी है, सिक्स पैक दिखा रहा है और वो बात संस्कृतनिष्ठ भाषा में कर रहा है, या मतलब हमारी संस्कृति में जिनको ईश्वर माना गया है उनसे संबंधित कोई बात कर रहा है, तो वो उन विचारों को, उन उदात्त विचारों को, उसका जो वो व्यक्तित्व है वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो वो उस पर शूट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, उसी प्रकार का होना चाहिए कि उस रचना में उस उदात्त विचारों को धारण करने की शक्ति होनी चाहिए, उस लेखक में शक्ति होनी चाहिए। भावों की उत्कृष्टता और सघनता, भावों की उत्कृष्टता होनी चाहिए और सघनता, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है ना, कहीं बिखराव नहीं होना चाहिए। अलंकारों का समुचित उपयोग होना चाहिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। भव्य रचना विधान, पद योजना जो भव्य है वो रचना विधान जो भव्य होना चाहिए। ठीक है ना, लगना चाहिए कि वास्तव में ये उदात्त है। जैसे रामचरितमानस को हम देखते हैं, रामायण को जब हम देखते हैं, महाभारत को जब हम देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि भव्य रचना विधान है। ठीक है ना, और अभिजात अभिव्यक्ति या रचना की गरिमा, रचना की गरिमा, उसकी भाषा की, उसकी शैली की, ठीक है ना, इन सब की जो है गरिमा, एक गरिमा होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं स्त्रोत के अंतर्गत, ये याद रखने वाली चीजें हैं। उदात्त विचारों के धारण की शक्ति, भावों की उत्कृष्टता या सघनता, अलंकारों का समुचित उपयोग, भव्य रचना विधान या पद योजना, अभिजात अभिव्यक्ति या रचना की गरिमा। कोई व्यक्ति तब तक उदात्त विचार नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं महान न हो। समझ गए? कोई व्यक्ति तब तक उदात्त विचार नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं महान न हो या उसकी स्वयं की आत्मा महान न हो। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति तब तक उदात्त विचार नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं महान न हो या उसकी स्वयं की आत्मा महान न हो, क्योंकि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्योंकि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। किसने कहा था ऐसा बताइए? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसने कहा था? लोंजाइनस ने। किसने कहा था? लोंजाइनस ने। किसने कहा था? लोंजाइनस ने क्या कहा था? कोई व्यक्ति तब तक उदात्त विचार नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं महान न हो। कोई व्यक्ति
तब तक उदात्त विचार नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं महान न हो या उसकी स्वयं की आत्मा महान न हो, क्योंकि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने कहा था कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। किसने कहा था? लॉन्जाइनस ने। कोई रचना तब तक महान नहीं हो सकती जब तक वह हर बार पढ़ने पर महान न लगे। कोई रचना तब तक महान नहीं हो सकती जब तक वह हर बार पढ़ने पर महान न लगे। कोई रचना तब तक महान नहीं हो सकती जब तक वह हर बार पढ़ने पर महान न लग रही। उपयुक्त कथन किस विचारक का है? सेम बिल्कुल वही है। कौन है? लॉन्जाइनस। किसने कहा था? लॉन्जाइनस ने। किसने कहा था? लॉन्जाइनस ने। याद रख लेना, जैसे रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो ग्रंथ थे महान ग्रंथ थे। इनको जितनी बार मर्जी पढ़ लो, हर बार वैसा ही भाव व्यक्त करते हैं। मैं जब बचपन में महाभारत देखता था, रामायण देखता था, तब जैसे भरत का अगर जैसे ही सीन आता था तो देखकर मतलब आंसू रोक ही नहीं पाता था, रोने लग जाता था। ठीक है ना। महाभारत में जब देखता था कोई ऐसा सीन तो रोने लग जाता था। और वही स्थिति अभी कुछ दिनों पहले अचानक कहीं रामायण चल रही थी तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ देख लेते। ऐसे ही देखने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव था, तो वो रामायण देखने लगा, उसके अंदर कहीं ऐसा सीन आया और मैं फिर रोने लगे, रोक नहीं पाया। बैठा तो ऐसे ही था कि बच्चों को दिखा रहा हूँ, जबकि मैं खुद वर्तमान समय में एक प्रकार का नास्तिक व्यक्ति हूँ, आपको सही स्पष्ट शब्दों में बता दूँ। लेकिन नहीं, जो भाव जुड़े हुए उनके अंदर ताकत इतनी है, मैं क्या करूँ? ठीक है ना। और मैं तो फिर सहृदय व्यक्ति रह गया, तो क्या बताएं आपको। हिंदी वाले सारे ऐसे ही होते हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित, हिंदी वाले सारे गोपियों की तरह होते हैं, तो मतलब ज़्यादा उन्हें बातें आती नहीं है। ठीक है ना। वो तो सिर्फ जिधर हो जाते हैं उधर हो ही जाते हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है भावावेश की तीव्रता। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है भावावेश की तीव्रता, वंचित सहानुभूति, अलंकार मुक्त काव्य, अत्यधिक शब्दाडंबर। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है। क्या हो सकता है? एक ही चीज हो सकती है, भावावेश की तीव्रता। भावावेश की तीव्रता। अभी आपसे हमने बात ही कर रहा था, उदात्त रचनाएं भाव की तीव्रता होती है, वो आपको जल्दी से कब्जे में कर लेती है। ठीक है ना। इतने जबरदस्त भाव होते हैं जो आपको कंट्रोल में करते हैं। वंचित सहानुभूति, सहानुभूति से वंचित काव्य कैसे हो सकता है महान? जिसमें सहानुभूति नहीं वो काव्य कैसे हो सकता है? अलंकारों से मुक्त, स्पष्ट कहते हैं कि अलंकारों से मुक्त, 2 बार आ गया, पहले अलंकारों से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलंकारों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं करना, लेकिन अलंकारों का उपयोग करना है। ठीक है ना। अत्यधिक शब्दाडंबर, शब्दाडंबर तो बिल्कुल नहीं करना, शब्दों का आडंबर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये किस में आता है? ये तो दोष में आता है, ये तो अवरोधक में आता है। ठीक है ना। लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं किया है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्रोत में, अब उदात्त के जो स्रोत है वो अभी हम पढ़ कर आए हैं। उदात्त के स्रोत जो है वो अभी हम पढ़ कर आए हैं। अभी देखते हैं। प्रबल भावावेग की प्रेरणा, बिल्कुल सही है। भावावेग तो होंगे, अभी जो बात आई वही बात है। और ये पूछे गए हैं अभी पिछले सालों में, ये बाद में जो क्वेश्चन आए ना, ये सारे वही हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। हिंदी व्याख्याता में पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न है वही है, और इनमें से आगे 1-2 प्रश्न आएंगे वो होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं। तो एक ही जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषकर उदात्त के स्रोतों से। प्रबल भावावेग, भाव तो होने चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जहां भाव नहीं है, भाव की तीव्रता नहीं है, वही तीव्रता और वही भावावेग। भावों का आवेग और भावों की तीव्रता एक ही तो बात है। ठीक है ना। तो प्रबल, बहुत अधिक, बार बार कह रहा हूं कि आपको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो भावावेग तो स्रोत के रूप में होंगे ही होंगे। अभिजात पद रचना, पिछली बार बोला था कि अभिजात पद रचना, रचना की गरिमा युक्त पद रचना, बिल्कुल सही है। अभिजात एक तो बड़ा विशाल काय। ठीक है ना। अलंकारों की समुचित योजना, बिल्कुल सही है। अलंकारों की समुचित योजना होनी चाहिए। बालेयता, बालेयता क्या होता है? बालेयता नहीं हो सकता। बालेयता क्या होता है? बचकानापन। कुछ लोग इसको बालेयता की जगह बालेशता भी बोलते हैं, लिखा आता है, अब पता नहीं है सही है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई भी शब्द आए तो बचकानापन कैसे हो सकता है?
उच्च विचारों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हो बचकानेपन की, यार क्या बात करते हो। तो बचकानापन कहीं भी स्थिति में नहीं हो सकता। ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी व्याख्याता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। मैंने जो पढ़ाया, अभी तो पूरा व्याख्या पढ़ाई नहीं है, कुछ प्रश्न उत्तर ही पढ़ाए हैं। प्रश्न उत्तर से ही मुझे लग रहा है कि आप इसका उत्तर दे सकते हो आसानी से, और ऐसा ही पूछा जाएगा और कहीं नहीं। ये इसे अवधारणात्मक प्रश्न कहते हैं और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। और इसमें तो सीधा सीधा रट्टे, ये बाल्यता सीधा सीधा लिख रहा हुआ है। 3 ही तो दोष है, कौन कौन से? शब्दाडंबर है, बालिशता या बचकानापन है। शब्दाडंबर, बाल्यता, बालिशता या बचकानापन है 2, और तीसरा है भावाडंबर। शब्दाडंबर भावाडंबर 2 हो गए, शब्दाडंबर भावाडंबर 2 दोष जो है, शब्दाडंबर भावाडंबर 2 दोष हो गए। उसके अलावा बालिशता, बाल्यता या बचकानापन, ये तीसरा हो गया। ये सीधे सीधे दोष है, अवरोध है, और सीधा ही पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। क्या है इसमें देख लेते हैं। औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? औदात्य सिद्धांत के संबंध में क्या है? औदात्य का सिद्धांत है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी परीक्षा में बैठो, अगर सही नहीं है, असंगत ऐसा कुछ भी आए तो उसको अंडरलाइन जरूर कर ले, रेखांकित जरूर कर ले, क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न को छोड़कर चले जाते हैं, वापस जब आते हैं तो स्पीड में पढ़ते हैं, संगत असंगत पढ़ना भूल जाते हैं और उत्तर कुछ और लगा बैठते हैं। इसलिए संगत असंगत को अंडरलाइन कर लें ताकि ध्यान में रहे। लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम, सबसे पहले जैसे मैंने क्लास शुरू की थी मैंने बताया था कि अवधारणात्मक प्रश्न कैसे आते हैं, ये देख लो, यही चीज मैंने बताई थी और यही पढ़े। लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सूस है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है भैया इस बात से। बाल्यता और बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। देखो बाकी आपको आता है या नहीं आता, बाकी आपको आता है या नहीं आता, लेकिन यह जरूर आता है आपको कि बाल्यता जो है वो औदात्य का आवश्यक तत्व नहीं है। बाल्यता जो है वो औदात्य का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि स्पष्ट पीछे 3 प्रश्न आए व्याख्याता वाले, उनमें भी यही बात है। क्योंकि बाल्यता जो है, बालिशता या बाल्यता या बचकानापन, ये क्या है? ये अवरोधक है, उदात्त के अवरोधक है या दोष है। और प्रमुख रूप से 3 दोष माने गए हैं। पहला है शब्दाडंबर, और दूसरे में है बालिशता, बाल्यता या बचकानापन, और तीसरा है भावाडंबर, ठीक है ना। ये 3 दोष जो है प्रमुख रूप से माने गए। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अतरंग पक्ष है, अभी आया है, थोड़ी देर पहले पूछा था, सेम प्रश्न है, बिल्कुल सही है। तीव्रता होनी ही चाहिए, अंतरंग तत्व तो होगा ही होगा, और क्या भारी पक्ष तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। गरिमा में रचना बिल्कुल सही है, गरिमा में रचना होनी चाहिए, ठीक है ना। विधान और औदात्य का महत्व, गरिमा में रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्कुल सही है। पढ़ कर गए अच्छे से, 5 ही है, 5 ही याद नहीं रख सकते तो फिर क्या याद रखोगे? अभी पीछे औदात्य के स्रोत बताए थे, कितने बताए थे? 5 ही बताए थे सिर्फ, क्या 5 ही याद नहीं रख सकते? कौन कौन से है? विचार की महत्ता, भाव की महत्ता, विचार की महत्ता, भाव की महत्ता, विचार की महत्ता, भाव की महत्ता, अलंकारों का समुचित उपयोग, अलंकारों का समुचित उपयोग, पद योजना की भव्यता, पद योजना की भव्यता, और रचना की गरिमा, रचना की गरिमा। टेंशन मत लेना, ठीक है। किसी प्रकार की चिंता हो तो फोन कर लेना, 63 771 24 802 पर मैसेज कर देना, ये वाली PDF वहीं ठोक देंगे, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैसेज जरूर कर देना, और कमी हो तो फिर वो बता देना, तो उस हिसाब से आगे ध्वनि सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत के साथ साथ और वो क्लास जो 6 बजे वाली क्लास है वो लगातार चलती रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये साथ में कुछ और आपको गिफ्ट वाउचर मिल रहे हैं साथ के साथ में, और क्लासें भी, जैसे नाटक शुरू थे, अभी एक नाटक का भी एक बाकी, उपन्यास की महिलाओं का एक छोटी क्लास बाकी पड़ी है, वो भी आ जाएगी। तो ये सारी साथ साथ चलती रहेंगी। मैंने सोचा चलो काव्य शास्त्र कर रहे हैं तो बीच में कुछ बच्चों को खुश कर दिया जाए काव्य शास्त्र के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर क्लास किस प्रकार की, नेक्स्ट क्लास जो कौन सी हो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ध्वनि सिद्धांत के लेकर आऊँ, शब्द शक्ति के लेकर आऊँ, अरस्तु लेकर आएँ, या प्लेटो लेकर आएँ, या फिर अलंकार लेकर आएँ, या फिर रस लेकर आएँ, साधारणीकरण लेकर आएँ, क्या लेकर आना है ये आप लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।